Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. This is a course dedicated to automobile engineering. In this course, we are going to learn about the basic components of automobile and how they work. So in this video, we are going to start with the basics of automobile engineering. In this video lecture, we are going to learn about the function of different component and the different system in automobiles. So शुरू करते हैं ये दूसरा वीडियो लेक्चर. So learners, we are going to start with the second video lecture on first topic और इसका कोर्स आउटकम क्या है? Prepare vehicle layout with their specification. ये चीजें फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी कि एक ऑटोमोबाइल में कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी क्या क्या जरूरत होती है, कौन से सिस्टम में वो कंपोनेंट आते हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम उन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कौन से सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ होती है ऑटोमोबाइल्स में, और व्हाई दे आर रिक्वायर्ड यानी उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन the location and function of different component in automobiles. So that will be the learning outcome of this video lecture. पीओ और पीएसओ मैपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले पीओ1, क्योंकि डिसिप्लिन नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है तो इसीलिए हमने पीओ1 को यहाँ पे मैप किया है, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. पीओ4 हम लोगों ने मैप किया है, जो होता है इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग. तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, अगर उसका मेंटेनेंस करना है आपको तो आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, इसीलिए पीओ4 मैप किया हुआ है. देन कम्स टू दी पीओ7. पीओ7 इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग बिकॉज दिस नॉलेज विल बी यूजफुल टू यू थ्रू आउट योर लाइफ. देन पीएसओ2 यहाँ पर मैप होता है, जो है बेसिक use and maintenance of different tools and equipments related to mechanical engineering. So automobile engineering is a core branch of mechanical. तो उसमें जो भी components आएंगे they are related to mechanical engineering. तो सबसे पहला कंपोनेंट है इंजन. इंजन का काम क्या होता है? इंजन इज बेसिकली अ डिवाइस which is used to convert the mechanical energy. ओके, सो हमारे पास होता है फ्यूल. तो इंजन का काम क्या है? इंजन और मोटर इज अ मशीन डिजाइन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. आपको व्हीकल चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आएंगी? वो इंजन प्रोवाइड करेगा. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है तो इंजन की जगह पर एक मोटर भी लगी हुई हो सकती है. तो बेसिकली इंजन का काम क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो अगर आप कन्वेंशनल इंजन की बात करो, पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल को कन्वर्ट करके आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी. अगर डीजल इंजन की बात करो तो डीजल इंजन को डीजल को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी. सेम इज विद द गैस ऑल्सो. जब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा? वहां पर एक मोटर होती है, तो एक मोटर रहेगी और उस मोटर को पावर मिलेगा बैटरी से, और बैटरी का जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको वो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में. तो बेसिकली इंजन इज नोन एज द प्राइम मूवर ऑफ ऑटोमोबाइल. प्राइम मूवर मतलब ये एकमात्र चीज है जो इंजन में पावर डेवलप करता है. तो इंजन को चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, या ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है जो इंजन प्रोवाइड करता है. इंजन में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनको चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है, वो इंजन खुद देता है. उसके बाद आपके गाड़ी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसको चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ रही है, जैसे स्टीयरिंग है, ब्रेक्स है, उसके बाद रेडियो आपके गाड़ी में होता है, एसी लगा हुआ रहता है,
तो इन सारी चीजों के लिए पावर विंडोज होती है, उनके मोटर्स है, तो इनको सबको चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी और वो पावर इंजन से ही आपको मिलेगा। So this is a first and important thing, important component in automobile. तो इंजन क्या होता है ये हमने अभी यहाँ पे देखा। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है? इट मॉडिफाई द पावर डेवलप्ड बाय इंजन एंड ट्रांसमिट इट टू द व्हील। तो इंजन ने पावर डेवलप किया, उसको व्हील तक आप डायरेक्टली पहुंचा नहीं सकते। अगर आप डायरेक्टली पहुंचा दोगे तो इट मे पॉसिबल कि व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है पावर की, वो डायरेक्टली इंजन सप्लाई नहीं कर सकता। उस पावर को मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी जब जैसी जरूरत है उस हिसाब से पावर को, यानी इंजन ने जो पावर डेवलप किया है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, और ये काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इंजन से जो पावर आता है वो सबसे पहले क्लच में आता है, क्लच से जाता है गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से वो पावर जाता है पावर ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म में। तो चेन ड्राइव, टू व्हीलर आपने देखा होगा, टू व्हीलर में क्या होता है? क्लच, गियर बॉक्स और चेन ड्राइव होता है। तो पावर कहां से? गियर बॉक्स से डायरेक्ट चेन ड्राइव से आपके पीछे वाले व्हील तक जाता है। अगर आपने मोपेड वगैरह देखी होगी तो उसमें चेन ड्राइव की जगह बेल्ट ड्राइव यूज होता है, तो ये मोपेड में यूज होगा। मोपेड्स में, ये मोटरसाइकिल में यूज होता है। और जब बड़े व्हीकल की ट्रक्स, कार वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर प्रोपेलर शाफ्ट यूज होती है। तो इस तरह से पावर ट्रांसमिट होता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस आपके व्हीकल में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। उसके बाद वो पावर जाता है डिफरेंशियल में, फिर ड्राइविंग एक्सेल पे, और ड्राइविंग एक्सेल पे लगे हुए होते हैं व्हील्स, और अगर आपके एक्सेल घूम रहे हैं तो आपके व्हील्स भी घूमेंगे। सो ये ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है कि ये जो पावर आ रहा है उसको मॉडिफाई करेंगे। हर जगह पर हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, वो अलग अलग तरीके से पावर को मॉडिफाई करता है। वो कैसे करता है हम इसी वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। सो लोकेशन और फंक्शन देखते हैं सारे कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो होता है क्लच। तो क्लच कहां पर होता है? क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ रहता है। तो क्लच की लोकेशन क्या है? इज लोकेटेड इन बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। और काम क्या है? टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स वेन एवर नेसेसरी। अब जब जरूरत है तभी पावर ट्रांसमिट करेगा, जब जरूरत नहीं है तब वो पावर ट्रांसमिट नहीं करता है। तो क्लच का ये बेसिक काम है कि पावर ट्रांसमिट करना, और जब जरूरत है इंजन को बाकी पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम से यानी गियर बॉक्स से डिसंगेज करना या फिर वापस इंगेज करना। तो ये जरूरत पड़ती है, ये क्यों होती है हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लच का काम क्या है? ये बेसिकली इंजन और गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है और उसको अलग अलग भी करता है। जब जरूरत है उन दोनों का कनेक्शन तोड़ता है, जब जरूरत है उन दोनों के कनेक्शन को वापस जोड़ देता है। उसके बाद आता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का काम क्या है? इट इज द लोकेशन। लोकेशन कहां पे होंगी सबसे पहले? तो इट इज फिटेड आफ्टर द क्लच। तो सबसे पहले इंजन, फिर गियर बॉक्स, क्लच, और उसके बाद गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स के बाद में आपका क्लच के बाद में गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है, और इसका काम क्या है? इट रिसीव्स द पावर फ्रॉम क्लच एंड इट चेंजेस द टॉर्क अकॉर्डिंग टू लोड एंड रोड कंडीशन। अब देखिए, अब जब गाड़ी चलाते हो तो हर समय आपकी गाड़ी एक ही लोड पे नहीं चलती, या रोड की कंडीशन भी एक जैसी नहीं होती। आपको कभी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और कभी आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा होता है कि जब आप घर से निकलते हैं तो बहुत कम स्पीड में चलाते हैं, तो उस समय आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको स्पीड की ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए आपके गाड़ी में गियर बॉक्स होता है। आप पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा गियर लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? अलग अलग स्पीड रेशो, अलग अलग वेलोसिटी रेशो ऑब्टेन कर रहे हो बाय यूजिंग गियर बॉक्स। तो ये गियर बॉक्स का काम होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोपेलर शाफ्ट। अब गियर बॉक्स से वो पावर जाता है प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर। अब गियर बॉक्स ने पावर को मॉडिफाई कर दिया,
मॉडिफाई पावर आपके डिफरेंशियल तक जाना चाहिए, जहां से वो व्हील्स तक जाएगा। तो वहां जाने के लिए एक लंबा गैप होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट यूज करते हैं। तो ये काम क्या है इसका, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल। तो इसका सिर्फ इतना काम है कि पावर को गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक ट्रांसमिट करना। उसी के साथ में वहां पर यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ होता है। यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि यूनिवर्सल जॉइंट एक जॉइंट होता है जो दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है, और ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है एट वेरिंग एंगल। यानी अगर एंगल चेंज हो रहा है, जो दो शाफ्ट लगी हुई है, जो दो शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि जॉइंट है तो क्या कर रहे हैं, दो शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि पावर अलग अलग एंगल अगर चेंज हो रहा है तब भी ट्रांसमिट होते रहेगा। उसके बाद आता है स्लिप या स्लाइडिंग जॉइंट। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को एडजस्ट करने के काम में आता है। ये हम लोग अभी बिल्कुल शुरुआत के लेवल पे पढ़ रहे हैं, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों जरूरत होती है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है चेन ड्राइव। तो चेन ड्राइव कहाँ होता है, सिर्फ टू व्हीलर में यूज होता है। ये आपके गियर बॉक्स से ड्राइविंग एक्सेल तक जाता है। तो गियर बॉक्स से डायरेक्ट ड्राइविंग एक्सेल के ऊपर आपका पावर ट्रांसमिट करता है चेन ड्राइव से। उसके बाद आता है डिफरेंशियल। ये सिर्फ फोर व्हीलर में होता है, टू व्हीलर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चेन ड्राइव देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट की, डिफरेंशियल की टू व्हीलर में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेन ड्राइव से पावर एक्सेल तक चले जाता है। पर फोर व्हीलर्स में बीच में आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है उससे पावर डिफरेंशियल में आता है, और फिर वो पावर जाता है ड्राइविंग एक्सेल पे। तो ड्राइविंग एक्सेल का काम क्या है, या सॉरी डिफरेंशियल का काम क्या है, ये पावर रिसीव करता है प्रोपेलर शाफ्ट से, और फिर उसको ट्रांसमिट करता है 90 डिग्री के एंगल पे टू व्हील्स एंड प्रोवाइड डिफरेंशियल एक्शन। तो एक डिफरेंशियल एक्शन होता है जब आपका व्हीकल टर्न कर रहा है, तो दोनों व्हील, इनर व्हील की स्पीड और आउटर व्हील की स्पीड अलग अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए डिफरेंशियल की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द वर्किंग, सॉरी, द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल। काम क्या कर रहा है, पावर को रिसीव कर रहा है और 90 डिग्री में ट्रांसमिट कर रहा है, और उसके बाद में उस पावर को एट द सेम टाइम डिफरेंशियल एक्शन भी क्रिएट करता है। ये सारी चीजें आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एक्सेल। तो एक्सेल का काम क्या है, ये व्हीकल के लोड को सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आपको जगह मिलती है जहां पर व्हील आप फिट कर सके। तो व्हील फिट करने के लिए आपको जगह की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेल पे व्हील फिट रहेंगे। डिफरेंशियल से पावर आएगा जो व्हील तक प्रोवाइड करने का, ट्रांसफर करने का काम एक्सेल का होता है। उसके बाद में व्हील होता है जिनका काम है व्हीकल को चलाना डायरेक्ट। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, एक मेटल व्हील रहता है और उसके ऊपर टायर्स लगे हुए रहते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एक्सेल एंड व्हील्स। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम करने के लिए क्या की जरूरत है, स्टीयरिंग और ब्रेक्स की। तो ये क्या होता है आगे डिटेल में देखते हैं। कंफर्ट सिस्टम। कंफर्ट सिस्टम में क्या है, टू मेक द पैसेंजर कंफर्टेबल इन व्हीकल एंड कीप देम अनअफेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से या फिर आपकी रोड कंडीशन से पैसेंजर्स अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कंफर्ट सिस्टम होता है। तो इसमें दो चीजें रहती है, सस्पेंशन सिस्टम और एचवीएसी सिस्टम। तो ये दोनों चीजें आपके व्हीकल में मस्ट होती है। नाउ लोकेशन ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू दिस कंपोनेंट। सबसे पहला सस्पेंशन सिस्टम कहाँ होता है, इट इज कनेक्टेड टू फ्रेम विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट एट वन एंड एंड शैकल एट अनदर एंड। इट प्रिवेंट्स द रोड शॉक्स बीइंग ट्रांसमिटेड टू चेसिस कंपोनेंट एंड टू पैसेंजर्स। देखिए आपके एक्सेल और व्हीकल की बॉडी के बीच में ये सस्पेंशन लगे हुए रहते हैं। तो सस्पेंशन अलग अलग टाइप के रहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होती है, लीफ स्प्रिंग होती है एंड ऑल। तो इनका काम क्या है, रोड शॉक्स को चेसिस कंपोनेंट में और पैसेंजर तक ट्रांसमिट होने नहीं देना। उसके बाद आता है स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग क्या है, इट इज यूज टू टेक अ टर्न एंड कंट्रोल द व्हीकल, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग सिस्टम टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल। सो इस तरह से आपका जो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स है, ये उनके लोकेशन और फंक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए।
देन कम्स द बॉडी एंड फ्रेम। तो ये बॉडी है और फ्रेम का कंपोनेंट है। इनका काम क्या होता है, व्हीकल के अंदर जगह क्रिएट करना जहाँ पे सीट्स लगाई जाएंगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी आपको अगर व्हीकल बनाना है तो ये बॉडी की जरूरत पड़ेगी और ये सारे कंपोनेंट को फिट करने के लिए फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। सो ये आखिरी कंपोनेंट होता है जिसकी हमें व्हीकल में जरूरत होती है। So we have come to the end of this video lecture. Let's summarize what we have learned. तो सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में देखा। उन सिस्टम्स में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा है, और फिर हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है और ऑटोमोबाइल में उसका लोकेशन कहाँ होता है ये हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। सो द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज यू विल बी एबल टू लोकेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। तो आपको लोकेशन पता होंगी, जैसे क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, और कौन से व्हीकल में कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर ट्रक है तो उसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट होगी, मोपेड्स है तो उसमें बेल्ट ड्राइव होगा, मोटरसाइकिल है तो उसमें चैन ड्राइव होगा, तो उसकी लोकेशन आपको पता रहेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा है कि इन कंपोनेंट के फंक्शंस हमने पढ़े हैं, तो यू शुड बी एबल टू राइट डाउन दी लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। और साथ ही साथ हमारा PO1 जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि डिसिप्लिन नॉलेज हमारा इंप्रूव हुआ तो इसलिए PO1 हमारा अचीव हुआ है। PO4 यहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग यहाँ पे अचीव हुआ है। PO7 दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारा अचीव हुआ, और PSO2 यहाँ पर हमारा अचीव होता है बिकॉज वी विल बी एबल टू यूज द डिफरेंट कंपोनेंट टू आइडेंटिफाई दिस कंपोनेंट। सो टूल्स हमको यूज करना है so that यहाँ पर मैप होता है। So learners, in this way we have learned about the function and location of different components of IC automobiles. Now ये जितने components हम लोगों ने अभी देखे हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स के बेसिस पे हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स को पढ़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग। थैंक यू।